टेस्ट देने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या है कि आपको टेस्ट देने के बाद जो इतने सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका क्या स्टेटस पता चल सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है कि लिंक फॉर योर स्टेटस करके, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कोई भी ब्राउज़र जो आपके फ़ोन पे होगा उस पर एक इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। CGPSC प्रीलिम्स फुल टेस्ट 01 में प्राप्त अपने अंक का चयन करे करके, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने अंक का चयन करना है कि आपने कितना मतलब कि, ठीक है, चूँकि 200 मार्क्स का होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जितना भी आपका मार्क्स आया है उस पर क्या करेंगे, आप टिक लगाएंगे, ठीक है। टिक लगाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक वोट का बटन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो बटन है, ठीक है, इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के बाद एक पाई चार्ट आएगा, ठीक है। अगर पाई चार्ट नहीं आता है, ठीक है, तो आप इस जो शो डिटेल्स दिखा है इस पर आप क्लिक करके अपने स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद जब आप इस शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, इस पे कोई भी मार्क्स चूज़ करने के बाद, ठीक है, चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर जो वोट वाला बटन है, ठीक है, इसको क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तभी आपका जो मार्क्स है वो एक्सेप्ट मतलब कि सबमिट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेटस दिखेगा। तो जो स्टेटस होगा वो कुछ इस तरह से आपके जो एंड्रॉयड मोबाइल पे होगा उसमें आएगा, ठीक है। ये दो तरीके से आएगा, एक तो पाई चार्ट के फॉर्म में आएगा इस तरह से। इसमें यही पता चलेगा कि कितने सारे लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और उसमें आपका जो पोजीशन है वो क्या चीज़ है, क्या है करके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो पाई चार्ट के बगल में ग्राफ वाला दिख रहा है, अगर उस ग्राफ को आप क्लिक करेंगे तो ये जो स्टेटस दिख रहा है ये ग्राफ के फॉर्म में भी दिखेगा, ठीक है। इस तरह से जो बार ग्राफ होता है उसके फॉर्म में भी दिखेगा। तो इससे आप अपना जो पोजीशन है उसका पता लगा सकते हैं कि आपकी जो स्थिति है क्या है करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मेरे वॉइस को म्यूट कर दीजिए। उसके बाद मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को रीड करते जाऊंगा, 100 क्वेश्चन को, पूरा फुल टेस्ट है तो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व कीजिए। फिर चूँकि मैं अभी आंसर बताते हुए चलूँगा इसलिए आप वॉइस को म्यूट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते जाइए और खुद से सॉल्व कीजिए। फिर से वीडियो को देख करके फिर मैं जो आंसर बता रहा हूँ उससे आप मैच करके आंसर को मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/3 माइनस मार्किंग के साथ अपना मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और दिए गए लिंक पर अपने मार्क्स को क्लिक करके अपना वोट करके स्टेटस देख सकते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। ऑप्शंस है यहाँ पर सरभपुरी, ऑप्शन बी पांडुवंशीय, ऑप्शन सी कलचुरी, ऑप्शन डी छिंदक नागवंशीय। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के काल से मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, मुख्यतः ये पूछा जा रहा है। तो अगर छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण की बात करें तो यहाँ पर सरभपुरी नहीं है, पांडुवंशीय से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पांडुवंशीय, ठीक है। पांडुवंशीय इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बस्तर के छिंदक नागवंशीय राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। ऑप्शन है यहाँ पर सोमेश्वर देव, सॉरी यहाँ पर पहले दिया गया है फर्स्ट सोमेश्वर देव, सेकंड कन्हर देव, थर्ड जो है जय सिंह देव, और जो फोर्थ है वो क्या है, परमेश्वर देव, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एवं फोर्थ, और ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो देखिए जो यहाँ पर बस्तर के छिंदक नागवंशीय राजवंश की अगर बात करें तो इसमें जो शासक थे वो कौन कौन थे, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, इसके अलावा जय सिंह देव, नरसिंह देव, ठीक है, हरिश्चंद्र देव, ये सभी शामिल थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 2 3, ठीक है, सोमेश्वर देव, कन्हर देव एवं जय सिंह देव, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई।
ऑप्शन ए 18 जनवरी 1858, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1858, या फिर ऑप्शन सी 22 जनवरी 1858, या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी 1858। तो छत्तीसगढ़ में जो 1858 का जब विद्रोह होता है तो रायपुर में जो हनुमान सिंह रहता है वो नेतृत्व करता है। तो ये हनुमान सिंह क्या करता है कि जो सिडवेल रहता है, ठीक है, उसकी हत्या कर देता है शाम को, और उसके बाद बहुत सारे जो उनके साथी रहते हैं उनको आह्वान करते हैं तो इसके कि आप भी इस विद्रोह में शामिल हो जाइए करके। तो इसके बाद क्या करते हैं कि इनके 17 जो लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार 18 जनवरी को गिरफ्तार होता है और 22 जनवरी को इनको फांसी दी जाती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1858। ठीक है, 20 जनवरी 1858 को क्या किया गया था, फांसी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था। ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी कलचुरी, ऑप्शन सी गंगवंश, ऑप्शन डी छिंदक नागवंश। ठीक है, तो अगर पंचकुल नामक संस्था की बात करें तो ये जो था इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कलचुरी। कलचुरी काल में जो पंचकुल नामक संस्था थी, ठीक है, स्थानीय प्रशासन, और जो पंचकुल संस्था की जो प्रमुख होते थे उसको महत्तम बोलते थे, और जो उसके सदस्य रहते थे उसको महत्तर बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन बी बिंबाजी भोसले, ऑप्शन सी राजा कामसेन, ऑप्शन डी राजा हर्षगुप्त। तो महामाया मंदिर के अगर निर्माण की बात की जाए तो ये जो है रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में बना था। ठीक है, ये कलचुरी शासक थे। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन पांचवा का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा रत्नदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे की खुदाई के दौरान के समय प्राप्त किए गए। ऑप्शन है यहाँ पर दुर्ग, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी सुकमा। तो जो मुगल कालीन चांदी के सिक्के और बिजली के खंभे दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था। ऑप्शन ए रुद्र प्रताप देव, ऑप्शन बी भैरम देव, ऑप्शन सी भोपाल देव, ऑप्शन डी भैरव प्रताप देव। तो जो सन 1910 में जो भूमकाल विद्रोह होता है उसका जो उस समय जो बस्तर रियासत का जो राजा था वो कौन था, वह था जो रुद्र प्रताप देव। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भूमकाल विद्रोह के समय जो बस्तर रियासत का राजा रुद्र प्रताप देव था, और जो इसका नेतृत्व करता था वो गुंडाधुर था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में, चलिए देखते हैं, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटना एवं तिथि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन ए क्रांति कुमार भारतीय द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराना 14 अगस्त 1930। ठीक है, ऑप्शन बी रायपुर में किसान सम्मेलन 10 जनवरी 1932, और ऑप्शन सी है गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन 23 नवंबर 1933, और जो ऑप्शन डी है रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 जनवरी 1933। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए है, ठीक है, क्रांति कुमार भारतीय द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था 14 अगस्त 1930 दिया है यहाँ पर। ठीक है, जबकि जो इसका जो सही आंसर है वो क्या है कि क्रांति कुमार भारतीय द्वारा 8 अगस्त 1930 को, ठीक है, झंडा फहराया गया था बिलासपुर में। इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि जो फर्स्ट है वो सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे। ऑप्शन ए आर के पाटिल, ऑप्शन बी ई डी ब्रेट, ऑप्शन सी मिस्टर गेयर, ऑप्शन डी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर जो थे वो थे आर के पाटिल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन से यहाँ पर ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी मालगुजार, ऑप्शन डी दरोगा। तो ब्रिटिश शासनकाल में जो बरकंदाज बोला जाता था सिपाही को। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है। ठीक है, उरांव, कंवर, हल्बा या फिर गोंड। तो मतलब सरगुजा संभाग में कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उरांव पाया जाता है, कंवर भी पाया जाता है और हल्बा नहीं पाया जाता। ठीक है, गोंड भी पाया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हल्बा। ठीक है, सरगुजा संभाग में जो हल्बा जनजाति नहीं पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति की सूची निम्नलिखित में से किसमें है। ऑप्शन ए भारत का संविधान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 या फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994। तो जो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची की अगर बात की जाए तो यह है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। भोटिया, गोंड, मारिया या फिर बनिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ में आप जानते ही हैं कि गोंड पाया जाता है, मारिया पाया जाता है और बनिया भी पाया जाता है। चूँकि भोटिया नहीं पाया जाता तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर ए कर्मा, ऑप्शन बी मांद्री, उसके बाद ऑप्शन सी सरहुल, ऑप्शन डी सैला। तो जो मुरिया जनजाति है वो कौन सा नृत्य करती है, मांद्री नृत्य करती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मांद्री नृत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बायर का प्रचलन किस अंचल में है। ठीक है, बायर का प्रचलन किस अंचल में है। इसका जो ऑप्शन है सरगुजा, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी गरियाबंद। तो बायर का जो प्रचलन है यह है सरगुजा संभाग में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायर का जो प्रचलन है वो कहाँ पर है, सरगुजा संभाग में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, झारा धातु कला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी रायपुर। तो जो झारा जो धातु कला है रायगढ़ वाले जो एरिया है वहाँ पर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, तुपकी किस पर्व से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर नवाखई, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी रथ यात्रा। तो जो तुपकी जो पर्व होता है मतलब कि एक तरह से क्या होता है, एक प्रथा है। ठीक है, तो ये जो संबंधित है। ठीक है, ये जो रथ यात्रा के समय तुपकी प्रथा का प्रचलन है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रथ यात्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, काछिन गादी किस पर्व के से संबंधित अनुष्ठान है। ऑप्शन ए गोंचा, ऑप्शन बी हरेली, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी होली। तो काछिन गादी जो होता है बस्तर में जो दशहरा मनाया जाता है उस समय काछिन गादी मतलब कि एक तरह से माता को जो बिठाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दशहरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है। ठीक है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर है सूता, ऑप्शन बी पुतरी, ऑप्शन सी हंसली। उसके बाद जो ऑप्शन डी है पहुँची है। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर लिखा है पहुँची है। ठीक है, तो जो यहाँ पर सूता, पुतरी और हंसली जो होता है इसको गले में पहना जाता है, जबकि जो पहुँची होता है उसको बाह में पहना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी जनऊला के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर
जनूला दिया गया है, कुबरा बुढ़वा खून खाए, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर इमली, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी जो है बिही, ऑप्शन डी है बेल। तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कुबरा बढ़ुआ खून का है, मतलब कि ऐसा कौन सा है जो कि जिसका कुबड़ रहता है, ठीक है, और जो ओल्ड होने पर खून जैसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इमली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि इमली जो रहता है वो कुबड़ के साइज में रहता है, और जैसे जैसे इमली पकता है तो उसके बाद क्या होता है, ये इसका जो कलर है वो लाल होने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जनूला कौन सा, मतलब कि जनूला इसमें से सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए काले में काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, इसका दिया है छाया। और ऑप्शन बी है मुट्ठी भर भाटा घर घर बाटा अंजोर। और ऑप्शन सी है भूंजे मुसवा रूख चढ़ाए टंगिया। और ऑप्शन डी है एक फकीर जेकर पेट में लकीर, इसमें दिया है अंडा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है काले काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, छाया को ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि छाया को आप काट भी नहीं सकते ना, उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है बी मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, इसका अंजोर, ये भी राइट है। उसके बाद सी भूंजे मुसवा रूख चढ़ा टंगिया भी, ठीक है, क्योंकि जो जब टंगिया बनाया जाता है तो उसके पहले उसको क्या करना पड़ता है, आग में जलाना पड़ता है, ठीक है, आग में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको पेड़ काटते हैं, तो इसी को बोला जा रहा है कि भूंजे मुसवा रूख चढ़े, तो इसका आंसर भी क्या होगा, टंगिया होगा। उसके बाद ऑप्शन डी है एक फकीर जेकर पेट में लकीर। तो एक फकीर जेकर पेट में लकीर, इसका होता है गेहूँ, ठीक है, क्योंकि गेहूँ के जो कहा जाए पेट में एक लकीर रहता है, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है। तो ऑप्शन डी क्या है, मिसमैच है, तो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 21 का 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, एक फकीर जेकर पेट में लकीर, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हीरालाल शुक्ल, ऑप्शन बी राजीव रंजन प्रसाद, ऑप्शन सी हरि ठाकुर, ऑप्शन डी यहाँ पर है हरिहर वैष्णव। तो जो लाल अंधेरा बुक है इसके जो राइटर हैं राजीव रंजन प्रसाद, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राजीव रंजन प्रसाद। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में दूरदर्शन का उच्च शक्ति प्रसारण केंद्र नहीं है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, ठीक है। तो जो अगर रायपुर मतलब कि दूरदर्शन का उच्च शक्ति प्रसारण केंद्र की बात की जाए तो ये बिलासपुर में स्थापित नहीं है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिलासपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24, इस छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा नृत्य गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? ऑप्शन ए सुआ, ऑप्शन बी पंथी, ऑप्शन सी सैला, ऑप्शन डी कर्मा। तो जो सुआ नृत्य है ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 25, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों और मठों के स्मारक है? ऑप्शन ए है शिवरी नारायण, ठीक है, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी क्या कहता है सिरपुर, और ऑप्शन डी चंपारण्य, ठीक है। तो अगर पुरातात्विक स्थलों की बात की जाए महानदी के तट पर जो स्थित बौद्ध हो गए, हिंदू और जैन मंदिरों हो गए, जो मठ और स्मारक की अगर बात की जाए तो ये स्थित है सिरपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सिरपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पलारी, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी खरौद, ऑप्शन डी फिंगेश्वर। तो जो फिंगेश्वर मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर है, ठीक है, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी में स्थित है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन ए है सिद्धेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी चिंतावरी देव मंदिर, उसके बाद ऑप्शन सी है देवरानी जेठानी मंदिर, ऑप्शन डी है शिव मंदिर। तो छत्तीसगढ़ की सबसे पुराना मंदिर की बात की जाए तो ये गया ऑप्शन में से, तो ऑप्शन बी देवरानी जेठानी मंदिर जो कि तालागांव में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केंद्र कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 11/6/2011, ऑप्शन बी 9/6/2011, ऑप्शन सी 12/6/2011 या फिर ऑप्शन डी 10/6/2011। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए तो ये 11/6/2011 को शुरू हुई थी, प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी केशकाल कगार, ऑप्शन सी कोंडागांव पठार, ऑप्शन सी बैलाडीला की पहाड़ियाँ या फिर ठीक है। तो जो दंडकारण्य पठार की अगर सबसे ऊंचे भाग की बात की जाए तो वह है बैलाडीला की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो जो दलहा पहाड़ है ये कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शन ए कलेक्टर, ऑप्शन बी डिप्टी कलेक्टर, ऑप्शन सी अनुविभागीय अधिकारी, ऑप्शन डी तहसीलदार। ठीक, कहने का मतलब है कि राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है ये बताना है। तो राजस्व प्रशासन में कलेक्टर भी शामिल है, अनुविभागीय अधिकारी शामिल होते हैं और तहसीलदार, लेकिन जो डिप्टी कलेक्टर होता है वो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व में किस जिले का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी कोरबा, ठीक है। तो जो अगर छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह कोरबा जिले का है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोरबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 2007-08, ऑप्शन बी 2004-05, ऑप्शन सी वर्ष 2006-07 या फिर ऑप्शन डी 2005-06। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है यह वर्ष 2007-08 से शुरू है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2007 से 8। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? ऑप्शन ए दुधावा, ऑप्शन बी हसदेव बांगो, ऑप्शन सी गंगरेल, ऑप्शन डी सिकासार। तो दिए गए ऑप्शन में अगर बात की जाए तो हसदेव में भी है, गंगरेल में भी है, सिकासार में भी है, लेकिन दुधावा पे नहीं है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दुधावा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राज्य की नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू की गई है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2014, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2019, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2014, ऑप्शन डी 1 नवंबर 2019। तो जो वर्तमान औद्योगिक नीति है, नवीन औद्योगिक नीति, ये 1 नवंबर 2019 से प्रारंभ हुई है, ठीक है। इसका घोषणा 1 नवंबर 2019 को की गई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि है? ऑप्शन ए 8.26%, ऑप्शन बी 7.06%, ऑप्शन सी 6.08% या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ष अगर 2019-20 की बात की जाए तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो अनुमानित वृद्धि है, ठीक है, वो कितनी निर्धारित की, लगभग अनुमानित की गई है? तो ये निर्धारित की गई थी लगभग, पहले इसका किया गया था 6.08, ठीक है, उसके बाद उसको संशोधित करके 7.06 कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7.06, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2019-20 के राज्य के प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है रुपए में, ठीक है, बताना है स्थिर भाव पर।
ऑप्शन ए 96,887, ऑप्शन बी क्या कहता है 98,281, ऑप्शन सी 99,281 या फिर ऑप्शन डी 1,08,87 रुपये। तो जो 2019-20 में राज्य की अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो ये लगभग निर्धारित कितनी की गई थी, ये लगभग निर्धारित की गई थी, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ठीक है, 98,281, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। ऑप्शन ए विशेष करों पर, ऑप्शन बी स्थानीय करों पर, ऑप्शन सी शासकीय वित्त पर, या फिर ऑप्शन डी संपत्ति कर पर। ठीक है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वित्त के लिए मुख्य रूप से शासकीय वित्त पर निर्भर होती है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 13 अध्याय 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां, या फिर ऑप्शन बी 14 अध्याय 120 धाराएं और 3 अनुसूचियां, या फिर ऑप्शन सी 15 अध्याय 132 धाराएं 4 अनुसूचियां, या फिर ऑप्शन डी 16 अध्याय 125 धाराएं और 5 अनुसूचियां। तो जो पंचायती राज अधिनियम 1993 में धारा अध्याय और अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो वह कितनी है, 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, ठीक है, और उस जिले में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 80 या फिर ऑप्शन डी 30। देखिए जो यहाँ पर एक जिले की जनसंख्या 40 लाख दी गई है, ठीक है, उस जिले में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी होगी करके पूछा गया है। तो जिला पंचायत की सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 35 होती है, चाहे जनसंख्या कितनी भी हो। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 41, नगर पालिका, इसको थोड़ा मैं पूरा दिखा देता हूँ। नगर पालिका की अवधि, यहाँ से चलिए, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है, चलिए इसको थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं। ऑप्शन नहीं, यहाँ पर फर्स्ट जो दिया है, नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन की घोषणा की तिथि से की जाती है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। और थर्ड है नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। फोर्थ है यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नगर पालिका जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। और फिफ्थ कहता है कि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी जाए तो नई जो नगर पालिका रहेगी वह 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सबसे देखिए कौन कौन सा कथन राइट है, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है कि नगर पालिका की अवधि की जो गणना है निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, ठीक है, नहीं की जाती। यहाँ से चलिए ऑप्शन एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो निर्वाचन की तिथि से नहीं की जाती बल्कि प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है अवधि जो होती है प्रथम सम्मेलन से की जाती है, तो सेकंड ठीक है, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है, बिल्कुल होती है। उसके बाद 4 है नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी जाए तो नई जो होगी वह 3 वर्ष के लिए गठित की जाएगी, तो फोर्थ भी ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ राइट है। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, तो अगर 2 वर्ष में विघटित कर जाए तो नया जो होगा वो 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो फिफ्थ गलत है, ठीक। तो 2, 3, 4 यहाँ पर सही है। तो देखते हैं चलिए ऑप्शन पे 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें 2, 3, 4 है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य
किसके समक्ष शपथ लेते हैं? ऑप्शन ए कलेक्टर, ऑप्शन बी अतिरिक्त कलेक्टर, ऑप्शन सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी या फिर ऑप्शन डी अनुविभागीय दंडाधिकारी। तो जो नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ये अनुविभागीय दंडाधिकारी होते हैं, उसके समक्ष शपथ लेते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन जो क्या कहता है? राज्य शासन, ऑप्शन बी नगरीय प्रशासन या फिर ऑप्शन सी वित्त विभाग या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग। ठीक है, तो नगरीय निकाय में करारोपण की जो शक्ति है वह राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 21 मई 2020, ऑप्शन बी 22 मई 2020 या फिर ऑप्शन सी 23 मई या फिर ऑप्शन डी 24 मई। तो जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ये 21 मई 2020 से शुरू हुई है। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत क्या है कि किसानों को उनकी जो उपज है उसका उचित मूल्य दिलाना इसका उद्देश्य में शामिल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले में हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी कांकेर। तो ये जो है हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र है ये कांकेर में बनाया जाएगा। ठीक है, कांकेर का एक गांव है उसका नाम शायद कुछ हर्रा जैसा ही है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो कांकेर का एक गांव है, वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र बनाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की शुरुआत कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए चंदखुरी, ऑप्शन बी तुरतुरिया, ऑप्शन सी सुकमा या फिर ऑप्शन डी धमतरी। तो छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की शुरुआत हुई है चंदखुरी से, रायपुर के। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, चंदखुरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के प्रयासों में शामिल अभियान नहीं है। ऑप्शन ए सुपोषण अभियान, ऑप्शन बी पूरक पोषण कार्यक्रम, ऑप्शन सी महतारी जतन योजना, ऑप्शन डी पोषण अभियान 2017। देखिए, सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की गई थी, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम भी शुरू की गई थी और महतारी जतन योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ही शुरू की गई थी। लेकिन जो पोषण अभियान है 2017 ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए किसे असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रजनीश मिश्रा, ऑप्शन बी सतीश चंद्र वर्मा, ऑप्शन सी रमाकांत मिश्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए हाल में जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है वे हैं रमाकांत मिश्रा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक सतीश जो चंद्र वर्मा है ये महाधिवक्ता हैं छत्तीसगढ़ के, मे बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रमाकांत मिश्रा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सपना शर्मा, ऑप्शन बी रजनी शर्मा, ऑप्शन सी सपना सोनी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हाल में जो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित जिस टीचर को किया गया है वो कौन है? वे हैं रजनी शर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रजनी शर्मा। सपना सोनी है, इनको भी कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी रजनी शर्मा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए शंकर गुहन योगी, ऑप्शन बी दादू दयाल सिंह या फिर ऑप्शन सी स्वामी अग्निवेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो की गई थी स्वामी अग्निवेश के द्वारा की गई थी, जिनका भी ही हाल में निधन हो गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, स्वामी अग्निवेश। बंधुआ मुक्ति मोर्चा, और केवल अगर मुक्ति मोर्चा पूछा जाता तो शंकर गुहन योगी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्वामी अग्निवेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का, ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा काल का है ना, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी रोपड़। तो जो हड़प्पाकालीन अगर तांबे की रथ की बात की जाए तो ये प्राप्त हुई थी महाराष्ट्र के दैमाबाद से। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, दैमाबाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था, ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी क्या दिया है? मंगोल। उसके बाद ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी तुर्क अफगान। तो जो अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए, ये एक मोहम्मद बिन कासिम जो था आक्रमणकारी था, ठीक है, तो और ये जो था ये था अरब से, ठीक है, अरब से। तो ये इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम था कहाँ का था? अरब का था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में पुर्तगाली आए? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन बी मुबारक शाह सैयद, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। जो दिल्ली सुल्तान के शासन पुर्तगाली जिस समय आए थे उस समय था दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? सिकंदर लोदी का था। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। जो टीपू सुल्तान के समय जब रंगपट्टनम की संधि हुई तो उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस समय जो था वायसराय था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, बुंदेलखंड में 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए छत्तर सिंह, ऑप्शन बी धनंजय सिंह, ऑप्शन सी मधुकर शाह, या फिर ऑप्शन डी जगन्नाथ शाह। ठीक है, तो जो बुंदेला विद्रोह जो 1842 से 44 के बीच हुआ था, इसके जो नेता थे मधुकर शाह थे, इसके साथ एक और हैदर शाह ऐसा कुछ नाम था, वो भी इनके साथ ही थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मधुकर शाह हो जाएगा। ठीक है, जो 1842 से 44 के बीच में बुंदेला विद्रोह के नेता कौन थे? तो मधुकर शाह। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन INA परीक्षणों में प्रतिरक्षा के लिए उपस्थित हुए? ऑप्शन ए भोलाबाई देसाई, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू। तो INA प्रतिरक्षा के लिए जो उपस्थित हुए थे उनमें ये तीनों ही शामिल थे। ठीक है, भोलाबाई देसाई हो गया, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, स्टेटसमैन के संपादक रॉबर्ट नाइट को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए क्या कहता है? लायन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वॉइस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बेयर्ड ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्टेटसमैन के संपादक थे रॉबर्ट नाइट, उनको पुकारा जाता बेयर्ड ऑफ इंडिया के नाम से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, बेयर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत 53, ठीक है, भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषि भूमि का खारे भूमि में बदलाव होने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? ठीक है, जो नहर सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर जो भूमि है खारापन हो जा रहा है, ठीक, तो उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक पशुचारण, ऑप्शन बी उर्वरता का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन सी अत्यधिक सिंचाई, या फिर ऑप्शन डी गहन कृषि। तो सबसे ज़्यादा जो खारापन का जो कारण है वो क्या चीज़ है? अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी नेवेली, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन सी कोरबा है ये, ऑप्शन डी कलपक्कम। तो जो लिग्नाइट जो है कर्नाटक जो नेवेली है वहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेवेली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, रेल के डिब्बे किस स्थान पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी पेराम्बूर,
ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है, तो जो रेल के डिब्बों की अगर बात की जाए तो ये बनाए जाते हैं पेरम्बूर में। ठीक, ये शायद तमिलनाडु में आई थिंक, तो वहाँ पर बनता है पेरम्बूर में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पेरम्बूर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 64.01, ऑप्शन बी 64.64, ऑप्शन सी 65.46 या फिर ऑप्शन डी 66.27। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर स्त्री साक्षरता की बात करें तो वह है 65.46 है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 65.46। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद किया गया था, मतलब कहाँ कैद किया गया था ये बताना है। ऑप्शन ए यरवदा मंदिर में, या फिर ऑप्शन बी नैनी जेल में, या फिर ऑप्शन सी अहमदनगर के किले में, या फिर ऑप्शन डी आगा खां पैलेस में। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित हुआ उसके बाद महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आगा खां पैलेस। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों में लगभग कितना अंतर है। ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 1 घंटा 30 मिनट, या ऑप्शन सी 2 घंटा, ऑप्शन डी 3 घंटा। तो भारत की जो पूर्वी और पश्चिमी अगर सीमा की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो समयों का अंतर है, मतलब कि अगर दोनों का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग ये 29 अगर डिग्री में देखेंगे तो, जैसे कि 95 पॉइंट ऐसा है और इधर का 68 के आसपास है, तो इसको माइनस करने पर 29 के लगभग आता है। तो उसके बाद अगर कैलकुलेट किया जाए, चूँकि एक जो डिग्री होता है उसका वो होता है 4 मिनट की इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से अगर 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये कितना आएगा, 2 घंटे के लगभग आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 घंटा होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 64, अरब सागर में स्थित द्वीप है। ऑप्शन ए आलिया बेट, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी अंडमान, या फिर ऑप्शन डी निकोबार। अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उसका नाम है आलिया बेट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आलिया बेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वृहत हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करने वाली संरचना कौन सी है, मतलब कौन सी जो संरचना है वो लघु हिमालय को वृहत हिमालय से पृथक करती है, ये बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर ए गिरिक्षेप, ठीक है, भ्रष्ट, उसके बाद थ्रस्ट। उसके बाद ऑप्शन बी है मुख्य सीमा क्षेप, या फिर ऑप्शन सी धारवाड़ क्षेप, या फिर ऑप्शन डी मुख्य मध्य क्षेप। जो वृहत हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करने वाली जो संरचना है वह है मुख्य मध्य क्षेप। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ यानी कि बलात् मजदूर को निषिद्ध किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 21, या फिर ऑप्शन डी 23। तो अगर आप 23 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये बात को इंगित किया गया है कि बंधुआ जो मजदूर है वो उचित नहीं है, मतलब निषिद्ध किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 23। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निर्वाचित की दृष्टि से विकल्पों में कौन सा जो विकल्प है वह सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है। फर्स्ट दिया है राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड राज्यसभा, फोर्थ लोकसभा, फिफ्थ विधानसभा, और जो 6 है वो है विधान परिषद। तो इसमें से देखिए किसका किसका निर्वाचन होता है। तो लोकसभा और अगर विधानसभा की देखें तो इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, बाकी का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसलिए आप देखिए कि किसमें विधानसभा और लोकसभा स्थित है, ठीक है, कौन से ऑप्शन में। तो देखिए फिफ्थ और फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी फोर्थ एवं फिफ्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान में कोई संशोधन करने का उपक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। फर्स्ट दिया लोकसभा, सेकेंड राज्यसभा, थर्ड राज्य विधानसभाओं, और ऑप्शन जो फोर्थ है वो क्या है, राष्ट्रपति। तो देखिए जो संशोधन करने की जो शक्ति है संविधान में वो किसके पास है, संसद के पास है। और संसद के अंतर्गत जो आते हैं इसमें सभी आते हैं आने को, तो अभी राज्य विधानसभा को छोड़ करके, लेकिन जो शक्ति है वह है किसके पास है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, फर्स्ट ए है फर्स्ट, बी है फर्स्ट सेकेंड, सी है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड,
और डी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा है, यानी फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड किसमें है? बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनको पद की शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर एक साइड में दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची 1 में क्या दिया गया है? ए अनुच्छेद 156, ठीक है, उसके बाद 154, उसके बाद 153, उसके बाद 156 अनुच्छेद के नाम है ये। और सूची सेकंड में दिया गया है राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति, उसके बाद सेकंड है राज्यपाल पद का कार्यकाल, उसका थर्ड है राज्यपालों की नियुक्ति, और फोर्थ है राज्यों के राज्यपाल। तो इसमें सबसे देखिए 53, 54, 55, 56। तो आप इसमें ये देखिए कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? राज्यों के राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि जो राज्यों के राज्यपाल में सबसे न्यूनतम आना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है 53। ठीक है, तो सी का 4 किस में है? ये देखिए, सी का जो 4 हमें दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए मूल अधिकारों का संरक्षण, फर्स्ट जो है मूल अधिकारों का संरक्षण, सेकंड जो है केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक विवाद, और थर्ड है राज्यों के पारस्परिक विवाद, और फोर्थ जो है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। ठीक है, तो इसमें से ये बताना है कि कौन से जो अधिकार है, मतलब किसमें से कौन सा जो मामला है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अंतर्गत, मतलब दोनों उस मामले को अपने संज्ञान में ले सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जो मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, उसके बाद क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक विवाद। ठीक है, उसके बाद क्या है? राज्यों के पारस्परिक विवाद, और उसके बाद क्या है? संविधान के उल्लंघन का संरक्षण। तो इसमें से जो मूल अधिकार का संरक्षण है यही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अंतर्गत आता है। बाकी जो है केंद्र राज्यों के बीच पारस्परिक विवाद, राज्यों के पारस्परिक विवाद और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये सभी जो हैं बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये केवल उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा की, इसी बीच लोकसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? इसमें फर्स्ट जो दिया है एक्शन, सांविधिक संकट की घोषणा पर संसद की मंजूरी जो आवश्यक है। जो सेकंड है, चूंकि लोकसभा विघटित हो गई है अतएव सांविधिक संकट जारी नहीं रखा जा सकता। या फिर थर्ड जो है, सांविधिक संकट की घोषणा को जारी रखने के लिए राज्यसभा स्वीकृति दे सकता है। या फिर लोकसभा के नवनिर्वाचन के बाद 2 माह की अवधि के भीतर घोषणा को जारी रखने के लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। और फिफ्थ क्या कहता है कि लोकसभा के नवनिर्वाचन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर घोषणा को जारी रखने के लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए चलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, और ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर आप लोग लगाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट जो क्या दिया है, फर्स्ट जो दिया है यहाँ पर सांविधिक संकट से। ठीक है, सांविधिक संकट की घोषणा पर संसद की जो स्वीकृति है वो क्या है? आवश्यक है। तो अगर आवश्यकता ये आवश्यक है, ठीक है, अब बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है सेकंड, चूँकि लोकसभा विघटित हो गई है अतएव सांविधिक संकट जारी नहीं रखा जा सकता। उसका थर्ड जो दिया है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता, चूँकि लोकसभा विघटित हो गई है तो
सामरिक संकट फिर भी जारी रखा जा सकता है, तो सेकंड जो है फॉल्स है। उसके बाद सामरिक संकट की घोषणा को जारी रखने के लिए राज्यसभा स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। उसके बाद फोर्थ है लोकसभा के नवनिर्वाचन के बाद 2 माह की अवधि के भीतर घोषणा को जारी रखने के लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है जी। 2 महीने के भीतर नहीं, बल्कि ये होता है जो अगला है उसमें लोकसभा के नवनिर्वाचन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों, ये सही है, 30 दिनों के भीतर क्या है कि जारी रखने के लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 73, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन यहाँ पर है, ए है सौत्रांतिक, या फिर ऑप्शन बी वैभाषिक, या फिर ऑप्शन सी माध्यमिक, या फिर ऑप्शन डी योगाचार। नागार्जुन जो थे बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिक संप्रदाय में आते थे, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, माध्यमिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? ऑप्शन ए आचार्य, ऑप्शन बी अधर्यु, ऑप्शन सी उपाध्याय, ऑप्शन डी पुरोहित। तो जो जीविकोपार्जन के लिए वेदांग जो पढ़ने वाले अध्यापक थे उसको कहा जाता था उपाध्याय, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उपाध्याय। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में आता है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभनाथ, या ऑप्शन सी अजितनाथ, या फिर ऑप्शन डी शांतिनाथ। तो जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, इनका उल्लेख ऋग्वेद में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, जैन धर्म निम्न संप्रदायों में विभक्त है? ऑप्शन ए कपालिक एवं कालमुख, ऑप्शन बी महायान एवं हीनयान, या ऑप्शन सी आजीवक एवं न्याय वैशेषिक, या फिर ऑप्शन डी जो है श्वेतांबर एवं पीतांबर। तो जैन जो धर्म है वह श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभक्त है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है? ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का, या फिर ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। जो स्यादवाद सिद्धांत का मतलब होता है ज्ञान की सापेक्षता, और ये जो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 78, जालंधर के वयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की? ऑप्शन ए नक्शबंदी, ऑप्शन बी सोहरावर्दी, ऑप्शन सी सत्तारी, ऑप्शन डी रोशनिया। तो जो अंसारी थे इन्होंने किया था रोशनिया संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है, रोशनिया जो पंथ था उसका, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन बी दशावतार मंदिर देवगढ़, या फिर ऑप्शन सी पार्वती मंदिर कंचना। उसके बाद है ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, ठीक है, इसको जो है चट्टानों को तराश कर बनाया गया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो है? ऑप्शन ए संस्कृत नाटक है, ऑप्शन बी जैन वृतांत है, या फिर ऑप्शन सी पाली ग्रंथ है, या फिर ऑप्शन डी फारसी महाकाव्य है। तो जो मिलिंद पन्हो है ये पाली ग्रंथ है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पाली ग्रंथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा 2020-21 के 3 थीम में जो बजट था, सॉरी यहाँ पर बजट लिखा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2020-21 के 3 थीम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए एस्पिरेशनल इंडिया, ऑप्शन बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन सी ग्रोविंग इंडिया, या फिर ऑप्शन डी केयरिंग सोसाइटी। तो इसमें से जो ग्रोविंग इंडिया था ये इस थीम में शामिल नहीं था, बाकी जो एस्पिरेशनल इंडिया हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग इंडिया 2020-21 के जो बजट था उसमें के थीम में शामिल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, बजट 2020 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आयोजन हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 50 करोड़, ऑप्शन सी
150 करोड़ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 2020 का जो बजट था उसमें G20 के शिखर सम्मेलन के लिए लगभग 100 करोड़ का बजट रखा गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 100 करोड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एनएसओ के अनुसार भारत की जीडीपी में 2020-21 के अप्रैल से जून की तिमाही में कितनी प्रतिशत कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन ए जो 39.3, ऑप्शन बी 23.3, ऑप्शन सी 22.8 या फिर ऑप्शन डी 23.9%। जो अप्रैल से जून की तिमाही में एनएसओ के अनुसार रिपोर्ट के अभी नवीनतम आंकड़ा है, ये 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भारत के बजट 2020-21 में महिला एवं स्वयं सहायता समूह के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए विद्या लक्ष्मी योजना, ऑप्शन बी महालक्ष्मी योजना, ऑप्शन सी नारी लक्ष्मी योजना या फिर ऑप्शन डी धन लक्ष्मी योजना। तो जो 2020-21 के महिला स्वयं सहायता के लिए धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए केवल निर्यात का स्थान होता है, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा का स्थान होता है या फिर ऑप्शन डी ना निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना ही निर्यात ना ही आयात। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ना ही निर्यात और ना ही आयात। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है? ऑप्शन ए जीएनपी माइनस अवमूल्यन, ऑप्शन बी जीडीपी माइनस अवमूल्यन या फिर ऑप्शन सी जीएनपी प्लस अवमूल्यन या फिर ऑप्शन डी जीएनडीपी प्लस अवमूल्यन। तो जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है एनएनपी, वो होता है जीएनपी माइनस अवमूल्यन। तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जीएनपी माइनस अवमूल्यन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वायु की गति मापी जाती है? ऑप्शन ए एनोमोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी बैरोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी नैनोमीटर द्वारा। तो वायु की गति मापने के लिए एनोमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एनोमोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रोसेल का रासायनिक सूत्र है? क्वेश्चन नंबर 88। तो इसका ऑप्शन आप लोग पढ़ते जाइए, ऑप्शन ए बी सी डी। उसके बाद सोचिए, रोसेल एक तरह से लवण है, ठीक है, और इसका जो सही जो फॉर्मूला होगा इस दिए गए ऑप्शन से वो होगा ए, ठीक है, KNaC4H4O6 4H2O। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोलेजन है, ठीक है, ऑप्शन ए तंतुमय प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो जो कोलेजन होता है एक तरह से तंतुमय प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तंतुमय प्रोटीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव फंड WWF की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1961, ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1991 या फिर ऑप्शन सी 29 अप्रैल 1971, ठीक है, फिर ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1991। तो जो विश्व वन्य जीवन फंड WWF की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथोस निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता या फिर ऑप्शन डी अपघटक। तो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथोस की बात की जाए तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, सहवाल, ठीक है, सॉरी, शैनन विनर इंडेक्स संबंधित है? ऑप्शन ए जैव विविधता से, ऑप्शन बी गरीबी की माप से, ऑप्शन सी रोजगार की माप से या फिर अवसर रचनात्मक विकास की माप से। जो शैनन विनर इंडेक्स है ये जैव विविधता की माप से संबंधित है। मतलब ये जो इंडेक्स जैव विविधता के लिए जारी किया जाता है, चूँकि भारत 17 जो बड़े जैव विविधता वाले देशों में शामिल है, तो इस इंडेक्स में इसका भी स्थान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, PM किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह योजना कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन से प्रभावित छोटे दुकानदारों एवं फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन जो है सही है ये बताना है। ऑप्शन देखिए एक बार और क्वेश्चन फिर से पढ़ के आंसर का चूज करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, पीएम जो स्वनिधि योजना है, ठीक है, पीएम जो स्वनिधि योजना है इसकी जो शुरुआत है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो नहीं, 1 जून 2020 को की गई थी, लेकिन जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय होते हैं उनके द्वारा की गई थी, तो फर्स्ट गलत है। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, यह घोषणा जो है कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन से प्रभावित छोटे दुकानदार एवं फेरी वालों की आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए की गई थी, बिल्कुल। और थर्ड जो है, इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 और 3 इसमें सही हैं, तो ऑप्शन 2 और 3 किस में है ये देखिए, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा अन्य देशों के साथ आयोजित किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन सा है जो ये विचार करना है, और इसमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। सैन्य अभ्यास दिया गया है मालाबार इंद्र 2020 और स्लिनेक्स, और यहाँ पर संबंधित देश दिया गया है भारत रूस, भारत जापान अमेरिका और भारत श्रीलंका। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि जो मालाबार जो सैन्य अभ्यास होता है ये भारत जापान और अमेरिका के बीच होता है, तो यहाँ पर भारत रूस दिया है तो ये गलत है, फर्स्ट। उसके बाद दिया है इंद्र 2020, तो इंद्र 2020 जो है भारत रूस के बीच होता है, यहाँ पर दिया भारत जापान अमेरिका, तो सेकंड भी गलत है। और जो थर्ड है स्लिनेक्स है ये भारत श्रीलंका, बिल्कुल सही, तो थर्ड केवल सही है। तो देखिए थर्ड किस में है, मतलब कि कौन कौन से इसमें सुमिलित नहीं है ये बताना है हमें। तो फर्स्ट और सेकंड सुमिलित नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड किस में है, ऑप्शन ए में है, तो केवल एक और दो, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे स्टार्टअप्स जिनका मूल्य $1 मिलियन या उससे अधिक होता है उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में स्टार्टअप्स इंडिया की शुरुआत की गई थी। थर्ड जो है, हाल में जारी जो है हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत के 11 स्टार्टअप्स जो थे यूनिकॉर्न में शामिल किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्या कहता है कि स्टार्टअप्स जो है 1 बिलियन नहीं, जो 1 मिलियन यहाँ पर दिया है, 1 बिलियन जो डॉलर या फिर उससे अधिक होता है उसी यूनिकॉर्न में स्टार्टअप में शामिल किया जाता है। तो अब फर्स्ट जो है रॉन्ग है। उसके बाद सेकंड क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी स्टार्टअप्स, बिल्कुल की गई थी। उसके बाद थर्ड जो है हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 में जो 11 स्टार्टअप्स भारत के शामिल किए गए हैं, तो ऐसा नहीं है, 21 शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है रॉन्ग है, सेकंड केवल सही है। देखिए किस ऑप्शन में केवल सेकंड है, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा है जो सुमेलित नहीं ये बताना है। तो जो हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट थर्ड किस में है, ऑप्शन सी में है, केवल 1 और 3, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में समाचारों में रहा अभ्यास संबंधित है, ऑप्शन ए भारत ऑस्ट्रेलिया नौसैनिक अभ्यास, या ऑप्शन बी योग की एक विधि, या फिर DRDO द्वारा परीक्षण किया गया एक स्वदेशी ड्रोन, या फिर ऑप्शन डी दिव्यांगों द्वारा चलाया गया एक अभियान। तो ये जो अभ्यास है ये DRDO द्वारा परीक्षण द्वारा किया गया एक स्वदेशी ड्रोन है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट जो कहता है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड कहता है IRDAI की स्थापना 1999 में की गई थी। यह पॉलिसी धारकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा तथा बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसमें से कौन कौन सा कथन है जो सही है ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर चलिए क्वेश्चन में चलते हैं।
तो फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि यह एक संवैधानिक, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो मतलब कि एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, सांविधिक जिसे कहा जाता है। तो फर्स्ट इसको रॉन्ग है। सेकेंड 1999 ये सही है। और थर्ड जो है पॉलिसी धारकों की हितों की रक्षा और इसके विकास, उद्योग के विकास के लिए काम करता है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड सही है, ठीक है। फर्स्ट रॉन्ग है। तो इसमें से कौन कौन सा जो है सुमेलित है ये बताना है, सही है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर फर्स्ट जो है रॉन्ग है, 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है ये देखिए, ऑप्शन बी में 2 और 3 है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किस विषय पर रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा है जीनोम, है ना, जीनोम एडिटिंग मूल टूल विकसित करने में। ऑप्शन बी नया रेडियो एक्टिव पदार्थ खोजने में, या फिर ऑप्शन सी लिथियम आयन बैटरी के विकास में, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 जो क्वेश्चन है इसका होगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा, जीनोम एडिटिंग टूल विकसित करने के लिए हाल ही में जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। इसमें जो दो, एक फ्रांस के थे और एक जो वैज्ञानिक थे वे अमेरिका के थे, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, वर्ष 2020 में के लिए इस दिवस की मेजबानी इंडोनेशिया और केन्या द्वारा संयुक्त तौर पर की जा रही है। या फिर बी जो सेकंड जो कहता है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1986 में मनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए, ठीक है, फॉर ए बी सी और डी। तो ये यहाँ पर चलिए फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2020 के लिए जो विश्व जो पर्यावरण दिवस है इसका आयोजन केवल इंडोनेशिया के एक शहर में किया जा रहा है, ना कि केन्या द्वारा संयुक्त रूप से नहीं किया जा रहा है। तो फर्स्ट गलत है। सेकंड जो है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1986 में मनाया गया था, बिल्कुल सही। तो केवल 2 सही है। तो देखिए केवल 2 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। उसके बाद फाइनल जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत द्वारा हरित रणनीतिक साझेदारी समझौता किया गया है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी नॉर्वे, या फिर ऑप्शन सी डी स्विट्जरलैंड। तो जो हाल में हरित रणनीतिक साझेदारी की जो समझौता है यह डेनमार्क के साथ किया गया है भारत का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। इस तरह सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।